आंसर्स पता है? वेरी गुड। जिसको नहीं पता है वो पूरी वीडियो देखिए और पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ कांच का गिलास जमीन पे गिरने से क्यों टूटता है, स्टील का गिलास क्यों नहीं टूटता, बाकी मटेरियल्स क्यों नहीं टूटते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू SPS यूनिवर्सिटी। माय नेम इज पायल एंड योर फिजिक्स एजुकेटर। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम T20 लर्निंग सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना को सीखने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन टर्म 1 में इंक्लूडेड, जिसमें आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस। और MCQ क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट होते हैं? जब कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? आज हम टॉपिक करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट इससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और करना पड़ेगा। वो टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि इफेक्ट कितना पड़ रहा है आपकी बॉडी पे, या कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं कैसे याद करती थी मोमेंटम को? मैं हमेशा याद करती थी कितना इफेक्ट पड़ा है। तो लेट्स राइट अ टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम का जो सिंबल है दैट इज अ P, कैपिटल P। और आप खुद सोच के देखो कि अगर बॉडी पे हमने कहा कि ये किससे याद रखना है? इफेक्ट से याद रखना है। तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कब पड़ता है? अगर एक छोटा मास, छोटा सा अगर आपने एक स्टोन लिया, वो आके टकराए, या बहुत बड़ा पत्थर से अगर आप टकरा रहे हो, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? बड़े वाले का। तो मतलब बॉडी पे इफेक्ट किसकी वजह से पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ मास, क्योंकि छोटा सा मास हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा। वहीं अगर हम ज्यादा मास कंसीडर कर रहे हैं, दैट विल इफेक्टेड अस। तो सबसे पहले अगर मोमेंटम में हमने कहा कि इसको हम इफेक्ट से याद रखने वाले हैं, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है? दैट इज मास। उसके बाद एक छोटा सा पत्थर की हम बात करते हैं। सेम मास की हमने बुलेट ले ली, वो पत्थर आपको मारा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही सेम मास के बुलेट अगर फायर कर दी गई गन से, तो क्या होगा? मर जाओगे। क्यों इफेक्ट ऐसा हुआ? अब देखो, दोनों केसेस में मास तो सेम था, बट विल बी डिफरेंट वेलोसिटी। क्योंकि अगर हम मारेंगे, वेलोसिटी बहुत कम होने वाली है। अगर गन से वो बुलेट निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? बहुत ज्यादा होने वाली है। दैट बिकॉज कि आपकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। तो सेकंड फैक्टर कौन सा आ गया? वेलोसिटी आ गया। मतलब इफेक्ट किससे पड़ रहा है? मास से पड़ रहा है और वेलोसिटी से पड़ रहा है। अगर मतलब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम कंबाइन कर दें, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, क्योंकि जितना हम मास बढ़ाते जाएंगे, मोमेंटम क्या होता जाएगा? उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या होगा? इफेक्ट होगा। सिमिलरली विद द वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा इफेक्ट। तो P इज प्रोपोर्शनल टू V। अब दोनों ही मोमेंटम है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मास इनटू वेलोसिटी। मतलब हमारे पास, अगर हमें मोमेंटम को डिफाइन करना है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। अगर मोमेंटम पूछे तो क्या लिखोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगर ये फिजिकल क्वांटिटी बन चुकी है, तो हमें इसकी स्केलर क्वांटिटी भी पता करनी है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये क्वांटिटी है तो डेफिनेटली वी कैन मेजर इट। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगे? क्योंकि जो भी क्वांटिटीज होती हैं, हमें एक तो उसका पता होना चाहिए कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। सेकंड, हमें क्या पता होना चाहिए कि हम उसको मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि हम अगर इसको डोनेट कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास इसको डोनेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है, सब कुछ है, तो यूनिट्स तो बनते ही हैं। सबसे पहले देखो कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑलवेज वेरीज विद द डायरेक्शन। वेलोसिटी कैसे होती है? डायरेक्शन के साथ। तो मोमेंटम भी तो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। मास इज अ फिक्स्ड, आई एग्री, मास की कोई वेरिएशन नहीं होती। मास हमेशा पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है, अनलेस और अनटिल इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो इसमें मास में वेरिएशन होती है, अदरवाइज मास हमेशा फिक्स रहता है। वेलोसिटी वेरी करती है, वो डायरेक्शन के साथ मैटर करती है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ मैटर कर रही है, तो मोमेंटम भी कैसे मैटर करेगा? विद द डायरेक्शन। और जो चीज डायरेक्शन के साथ मैटर करती है, वो क्या होती है? वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि पेपर में MCQ में क्या मेंशन होंगे? पेपर में MCQ में मेंशन होगा मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट गिव्स अ डायरेक्शन। तो क्या ऑप्शन टिक लगाओगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की, क्योंकि हमें दो चीजें फाइंड करनी थी। फर्स्ट हमने कर ली है, सेकंड यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स SI सिस्टम में बात कर रहे हैं,
मास के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, अगर वो फॉर्मूला हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी का बन रहा है तो हाउ कैन यू ड्राइव अ फॉर्मूला, अगर इसका हमारे पास फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी बन रहा है तो हाउ कैन यू ड्राइव अ यूनिट्स फ्रॉम द फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, मैं नहीं कहती कि हर क्वांटिटी के आप लोग जो यूनिट्स हैं वो याद करो, सिंपली यू कैन ड्राइव फ्रॉम द फॉर्मूला। मास के ऐसे यूनिट सबको पता है क्या होते हैं, दैट इज अ केजी, और वेलोसिटी क्या होते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन लेंथ, तो मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम एन एसआई सिस्टम। ये चीज पर्टिकुलर ध्यान रखनी है, ये कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम है एसआई सिस्टम। अब ये मोमेंटम का तो चलो कंसेप्ट समझ आने लगा, बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में तो हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, मोमेंटम से फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम कहें कि फोर्स किसके साथ इफेक्ट करेगा, हमने मोमेंटम देखा कि मास और वेलोसिटी के साथ इफेक्ट हो रहा है, सिमिलरली यू कैन फील कि जो फोर्स है, अगर मास बढ़ाओगे, अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे हम छोटे से स्टोन की बात कर रहे हैं, तो उस छोटे से स्टोन पे आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस वॉल, आपको कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मास ज्यादा हो गया, मतलब फोर्स भी किसके साथ वेरी कर रहा है, विद द मास। सेकंड, वेलोसिटी के साथ, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी आपको ज्यादा बढ़ानी है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी कर रहा है, सिमिलरली वेलोसिटी पे भी कर रहा है। मास इनटू वेलोसिटी तो क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, क्योंकि फोर्स भी किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। सिमिलरली हमने मोमेंटम का तो कंसेप्ट पढ़ ही लिया था कि वो तो डिपेंड करता ही है, बट जो फोर्स है सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम पे नहीं डिपेंड करता, वो चेंज इन मोमेंटम के साथ डिपेंड करता है। अगर एक कार कंसिडर करते हैं, अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो स्टार्टिंग में वो स्टार्ट नहीं हो रही, बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली उस पर फोर्स लगाते जा रहे हो तो एक टाइम आएगा कि जब वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब वो क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई, उसका मोमेंटम चेंज हो गया विद द टाइम। तो जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, क्योंकि अगर हम किसी चीज पे कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कार वाला एग्जांपल, स्टार्टिंग में वो स्टार्ट नहीं हो रही, उसका मोमेंटम क्या था, जीरो था, वो वेलोसिटी उसकी जीरो थी, तो मोमेंटम भी जीरो कह सकते हैं। बट अगर आपने कॉन्टिन्यूसली बहुत देर तक फोर्स लगाते रहे तो क्या होगा, कार स्टार्ट हो जाएगी, कार मूव करना लग जाएगी, अगर मूव कर रही है तो मतलब उसके पास वेलोसिटी आ गई, मतलब क्या हो गया, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। और चेंज को हम कैसे डोनेट करते हैं, चेंज को हम हमेशा डोनेट करते हैं विद द डी, तो ये डी पी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज कैसे हुआ, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि टाइम लगा, तो कैसे आ गया, F इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, फोर्स और टाइम का जो रिलेशन है वो कैसा है, वो है इनवर्सली, जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऑब्जेक्ट। बस इसी स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन। बस दैट्स इट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स राइट इट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। होप सो मोमेंटम वाला सबने नोट डाउन करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो लॉज होते हैं, वो आपको एज इट इज ही लिखने पड़ते हैं, हम उसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट स्टेट्स दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force। क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे क्या होना है, मोमेंटम चेंज होना है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनबैलेंस्ड
force in the direction of force. This is the statement of Newton's second law of motion. अब डेरिवेशन, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, फोर्स बताता है. F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt तक क्लियर है, बट हमें फोर्स की तो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए. वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं. इसके आगे फोर्स की वैल्यू चाहिए जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएं और हम कैलकुलेट कर सके. अब देखो आपके पास आ क्या रहा है, F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt. P का मतलब क्या है कि मोमेंटम वहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. हमने कंसिडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट के पास जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो थी u. u इज द इनिशियल वेलोसिटी. जब ऑब्जेक्ट ने मोमेंटम चेंज किया, उससे पहले वेलोसिटी थी u. चेंज करके फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई. फाइनल वेलोसिटी इज v. अब मोमेंटम लिखना है. मोमेंटम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी. बट मास तो ऐसे टर्म है जो पूरे यूनिवर्स में क्या रहती है, फिक्स रहती है. तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, मास इज फिक्स्ड, तो इसको बाहर लिख लेते हैं. वो चेंज तो होगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा d बाय dt. और चेंजिंग कैसे मेंशन करते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो क्या आएगा v माइनस u बाय t. अब जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, ये कौन सी टर्म आ गई, ये तो टर्म होती है एक्सेलरेशन की. क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है. तो यहाँ पे कौन सी टर्म यूज करेंगे, एक्सेलरेशन. F इज प्रोपोर्शनल टू ma. और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू k ma. और k की वैल्यू हम न्यूमेरिकली क्या कंसीडर कर लेते हैं, 1 कंसीडर कर लेते हैं. क्योंकि हम सपोज करते हैं मास कितना है 1 kg, वो कितनी स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट होगा. तब हम कितना ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा. तो न्यूमेरिकली k इज इक्वल टू 1, जिसकी वजह से हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो आ जाती है मास इनटू एक्सेलरेशन. ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज बहुत कुछ आने वाला है. और इस फॉर्मूला को आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैलकुलेट करना है, जस्ट यूज दिस वैल्यू. और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हुआ था, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि इसने फोर्स बता दिया था कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगता है, जस्ट विद द मास एंड एक्सेलरेशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब फॉर्मूला आ चुका है. फॉर्मूला जब भी कोई चीज का आ जाता है तो हम उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, हम उसके कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स. सिंपली अगर मास के यूनिट्स पता है, हमने पहले ही कहा था कि हम किसी के भी यूनिट्स याद नहीं करते, हम सीधा उसके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. जस्ट ड्राइव इट. मास के यूनिट्स आपको पता है क्या होते हैं, केजी. और एक्सेलरेशन के चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास क्या आता है, न्यूटन. सिंबल में हम लिखते हैं कैपिटल N. मतलब हम नॉर्मली अगर फॉर्मूलाज में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे तो क्या लिखा होगा, इतना बड़ा यूनिट कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं. नॉर्मली ये यूज करते हैं न्यूटन. 5 न्यूटन, 10 न्यूटन. 10 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, वहां पे आपके पास 10 न्यूटन फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे. दिस इज द फॉर्मूला. और दिस इज, ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, आपको पूछ सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द न्यूटन. अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 न्यूटन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है, तो क्या करोगे, इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg एंड द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन. अब बात करते हैं, जब हमने फॉर्मूला समझ लिया, इतना अच्छा लॉ को समझ चुके हैं, तो एग्जाम्पल्स कैसे ना करें. एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है. तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की.
सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो आती है कि जब क्रिकेट प्लेयर बॉल कैच करता है तब वो अपने हाथ साथ में नीचे क्यों कर लेता है। जैसे उसने बॉल पकड़ी, साथ में वो अपने हाथ भी नीचे ले जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखो पिक्चर में भी आपको क्लियरली शो हो रहा है कि बॉल कैच करते करते जो प्लेयर है उसके हाथ नीचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी देखा था F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। अब बॉल रुक रही है तो उसकी वेलोसिटी पहले तो मूविंग में है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बट जैसे ही उसने प्लेयर ने बॉल कैच कर ली तो उसकी वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर एकदम से इतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा तो सोचो फोर्स कितना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। इतना ज्यादा मोमेंटम एकदम से चेंज होगा तो फोर्स ज्यादा, जिसकी वजह से उस प्लेयर के हाथ पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो वो क्या ट्राई करता है कि जब उसने बॉल कैच करी उसका मोमेंटम एकदम से जीरो ना हो, वो क्या ट्राई करता है? उसका टाइम इंक्रीज करने की कोशिश करता है, क्योंकि फोर्स और टाइम का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली है। जहां उसका टाइम बढ़ा फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉल को नीचे ले गया था, उसका इफेक्ट फोर्स का कम हो जाए, उसके हाथ पे चोट ना लगे। हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि कांच का गिलास क्यों टूटता है। टीचर, कांच का गिलास गिरा और जमीन पे टूट गया, ऐसा क्या डिफरेंट है उसमें कि स्टील का गिलास नहीं टूटता और कांच का गिलास टूट जाता है। जब कांच का गिलास गिरता है तो हवा की वजह से नहीं टूट रहा, बट जैसे ही वो जमीन पे टकराता है, पहले तो वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है, जैसे ही कांच का गिलास जमीन पे गिरा तो क्या हो गया? वेलोसिटी एकदम से जीरो। अगर वेलोसिटी इतना ज्यादा चेंज करती है एकदम से, मतलब मोमेंटम क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कांच का गिलास टूट जाता है। अगर वहीं बेड पे गिरे तो वो एकदम से जीरो नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर फिर आ जाता है, वहीं जो बेड का गद्दा होता है ना वो भी नीचे चला जाता है, मतलब वो एकदम से मोमेंटम को जीरो नहीं होने देता, जिसकी वजह से फोर्स कम फील होता है। दैट इज द रीजन कि कांच का गिलास जमीन पे गिरने की वजह से क्यों टूट जाता है, क्योंकि मोमेंटम एकदम से बहुत ज्यादा चेंज होता है। अगर हमने मोमेंटम का जो चेंज है वो टाइम बढ़ा दें तो वो नहीं टूटेगा। तो पेपर में क्या आने वाले हैं? एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि टर्म 1 में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज होने, एमसीक्यूज हमेशा बहुत सिंपल होते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होता, बस कंसेप्ट की बात होती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजिली डू इट, क्योंकि होता तो वो कंसेप्चुअल ही है, बस घुमा फिरा के थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप लोग फुल मार्क्स है, क्योंकि इसमें आपको तो कुछ लिखना ही नहीं है, जस्ट हैव टू टेक इट। अगर आपको लिखना हो तो कभी हो सकता है कि कुछ डायग्राम बनाना रह जाए, कुछ आपने कम एक आधा पॉइंट नहीं लिखा तो मार्क्स कट सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस में कभी भी मार्क्स नहीं कटते अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में टर्म 1 में ट्राई करना है कि हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि दिस इज ओनली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, जो कि है ये, द यूनिट न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, सो सिंपल, अभी तो किया था। फटाफट एमसीक्यूज ऑप्शंस में देखो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक लग रहा है थोड़ा सा, बाकी सारे ऑप्शंस को भी एक बार ही देखो और क्या करना है? एलिमिनेट कर दो। जो आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता उसको एलिमिनेट करते जाओ, जो बच जाएगा दैट इज द राइट ऑप्शन। क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पड़ा था? फॉर्मूला था हमारे पास F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं? केजी, और एक्सेलरेशन के क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो सिंपल, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला पता था, वहां से हमने यूनिट्स निकाल दिए और जो ठीक आया, जो मैच कर गया ऑप्शंस के साथ, दैट इज द राइट आंसर। सो सिंपल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत सिंपल होने वाला है, बट थोड़ा सा सिचुएशन क्वेश्चन होने वाला है, उसको ध्यान से पढ़ना। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस, जिसमें देखो आपको बताना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किस सिचुएशन में वो फॉलो कर रहा है। आपके पास 4 सिचुएशंस गिवन है, चारों में से आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो सबको समझ आ चुका है, आपको देखना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस सिचुएशन में वैलिड हो रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? फोर्स कैन स्टॉप बोथ अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज अ हैवियर व्हीकल। ये तो हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज़ की स्टेट चेंज करवानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवानी है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। बट ये स्टेटमेंट हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी थी, सेकंड में नहीं पढ़ी है। और सेकंड ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में क्या है कि जो बैलून है, बैलून
बैलून से जो एयर है वो निकल रही है, दैट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बैलून अपवर्ड जा रहा है। ऐसा कुछ हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में नहीं पढ़ा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, अ कोलिजन with the heavier vehicle can make the both the vehicles stand still। लाइटर व्हीकल के पास क्या हुआ, हैवी व्हीकल आया और दोनों के दोनों व्हीकल्स क्या हो गए, स्टैंड स्टिल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। और फोर्थ देखो, मतलब 3 सिचुएशंस तो क्या हो चुकी हैं, इनवैलिड हो चुकी हैं। फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या है, अ लाइटर व्हीकल कैन इजीली एक्सेलरेट एज कंपेयर टू हेवियर वन। यस, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा कम होगा हम उसको क्या कर पाएंगे, उतना ही इजीली एक्सेलरेट कर पाएंगे। तो क्या आएगा, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्योंकि हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में यही तो पढ़ा था कि मास के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है फोर्स। अब उसका मास कम है, लाइटर व्हीकल का मतलब क्या है कि मास कम तो वो क्या कर जाएगा, इजीली एक्सेलरेट कर पाएगा एज कंपेयर टू हेवियर वन। क्योंकि हेवियर वन का क्या होगा, मास ज्यादा होगा। अगर उसका मास ज्यादा है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी डिस्कस कर लिए। आपको पेपर में इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो दिस इज द बेस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिल रही है, फोर्स मिल रही है। अगर अब ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है तो हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट द न्यूमेरिकल्स। क्योंकि जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी फिजिक्स वालों के लिए क्या होते हैं, फेवरेट होते हैं। बट आपको करनी पड़ेगी उसके लिए थोड़ी सी वेट टिल द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो और यू कैन मेल अस एट आवर वेबसाइट। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।